चलिए तो आज का पहला वाक्य देखते हैं। इंडिया मैनेजेस इट्स प्रोडिजियस डिमांड फॉर पल्सेस यूजिंग अ मिक्स ऑफ इम्पोर्ट पॉलिसी, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट। काफी जानकारी है इस एक ही वाक्य में। हाँ, तो इसे शब्द दर शब्द समझते हैं। बिल्कुल। तो पहला शब्द है इंडिया यानी भारत। ये तो आसान है। हाँ। फिर है मैनेजेस। मैनेजेस मतलब प्रबंधन करता है या संभालता है। एकदम सही, प्रबंधित करता है। अगला शब्द इट्स मतलब अपनी। और इसके बाद ये शब्द है प्रोडिजियस। ये मैंने ज्यादा सुना नहीं है। प्रोडिजियस, हाँ, ये एक अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ी। अच्छा, विशाल। फिर तो प्रोडिजियस डिमांड का मतलब हुआ विशाल मांग। बिल्कुल, डिमांड यानी मांग। फॉर पल्सेस मतलब दालों के लिए। दालों के लिए। यूजिंग अ मिक्स ऑफ। यूजिंग मतलब का उपयोग करके, और अ मिक्स ऑफ मतलब एक मिश्रण का। ठीक है, तो किस चीज का मिश्रण? इम्पोर्ट पॉलिसी यानी आयात नीति, फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन मूल्य स्थिरीकरण, और आखिर में एंड कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट। एंड मतलब और, कंडीशनल हुआ सशर्त, और एमएसपी प्रोक्योरमेंट का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद। तो अगर हम पूरे वाक्य को एक साथ देखें, इसका हिंदी में क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब होगा भारत दालों के लिए अपनी विशाल मांग का प्रबंधन, आयात नीति, मूल्य स्थिरीकरण और सशर्त एमएसपी खरीद के मिश्रण का उपयोग करके करता है। अब जरा इसके ग्रामर पर भी नजर डालें। हाँ जरूर। ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है इंडिया, वो एक वचन संज्ञा है, मतलब सिंगुलर नाउन। सही है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। यहाँ वर्ब है मैनेज, तो उसके साथ एस लगकर मैनेजेस हो गया। और इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है इट्स प्रोडिजियस डिमांड फॉर पल्सेस, मतलब क्रिया का असर किस पर हो रहा है। समझ गई। चलिए अब अगले वाक्य पर बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा लग रहा है। Imports are the most sensitive because a single central decision can immediately lower household spending when supply is tight at the expense of hurting farmers and knowing that markets cannot always absorb extra supply. हाँ, ये काफी लंबा है। इसे हिस्सों में तोड़कर समझना सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला हिस्सा है Imports are the most sensitive. जी। इसमें इंपोर्ट्स का मतलब है आयात, मतलब जो सामान बाहर से मंगवाया जाता है। आयात। आर का मतलब है? हाँ, और द मोस्ट सेंसिटिव का मतलब है सबसे संवेदनशील। सबसे संवेदनशील। तो इस हिस्से का मतलब हुआ आयात सबसे संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल। और अगर ग्रामर देखें तो सब्जेक्ट है इंपोर्ट्स, जो कि एक बहुवचन संज्ञा, प्लूरल नाउन है। अच्छा, इसीलिए इसके साथ इज की जगह आर का इस्तेमाल हुआ है। एकदम सही। और मोस्ट सेंसिटिव जो है वो एडजेक्टिव सेंसिटिव की सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे ज्यादा। Immediately lower household spending when supply is tight. यहाँ बिकॉज का मतलब है क्योंकि। क्योंकि a single central decision मतलब एक अकेला केंद्रीय निर्णय। हाँ, कैन का मतलब है सकता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत, और लोअर मतलब कम करना। जी। हाउसहोल्ड स्पेंडिंग का मतलब हुआ घरेलू खर्च। when supply is tight. इसका मतलब है जब आपूर्ति कम होती है। टाइट का मतलब यहाँ पर कमी से है। तो इस पूरे हिस्से का मतलब हुआ क्योंकि एक अकेला केंद्रीय निर्णय घरेलू खर्च को तुरंत कम कर सकता है जब आपूर्ति कम होती है। बिल्कुल सही। और ग्रामर के लिहाज से बिकॉज एक कंजंक्शन यानी संयोजक है जो कारण बता रहा है। और कैन क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब है जो क्षमता या संभावना दिखाता है, और इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, जैसे यहाँ लोअर आया है। अच्छा, अब इस लंबे वाक्य का आखिरी हिस्सा। At the expense of hurting farmers and knowing that markets cannot always absorb extra supply. इसमें पहला फ्रेज है एट द एक्सपेंस ऑफ, जिसका मतलब है की कीमत पर। हर्टिंग फार्मर्स मतलब किसानों को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। सही है। एंड मतलब और, knowing that का मतलब है ये जानते हुए कि। मार्केट्स कैन नॉट ऑलवेज अब्सॉर्ब। मार्केट्स मतलब बाजार, cannot मतलब नहीं सकते, always मतलब हमेशा, और absorb का मतलब है सोखना या खपाना। तो बाजार हमेशा खपा नहीं सकते। क्या? एक्स्ट्रा सप्लाई
यानी अतिरिक्त आपूर्ति। जी, तो इस आखिरी हिस्से का हिंदी में मतलब हुआ किसानों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर, और ये जानते हुए कि बाजार हमेशा अतिरिक्त आपूर्ति को खपा नहीं सकते। और इसमें कैनॉट क्या है? कैनॉट जो है वो कैन का नेगेटिव रूप है, कैन नॉट। ठीक है, तो ये वाक्य अब पूरा समझ आ गया। चलिए तीसरे वाक्य पर चलते हैं। ये भी काफी जटिल लग रहा है। So when the US said that its trade deal with India obligated India to purchase pulses from American suppliers, it implied that the government had agreed to committing imports against farmers' interests, a politically fraught stance in India since the 2020-21 farm law protests, and which might see a revival now. ये वाकई एक जटिल वाक्य है, इसे भी भागों में ही समझना होगा। ठीक है, पहला भाग, so when the US said that its trade deal with India obligated India to purchase pulses from American suppliers. शुरू करते हैं सो से, जिसका मतलब है तो या इसलिए। तो when the US said that, when मतलब जब, the US मतलब अमेरिका, said मतलब कहा, that मतलब के। तो जब अमेरिका ने कहा कि इट्स ट्रेड डील विद इंडिया, इसका व्यापार समझौता भारत के साथ, जी, ऑब्लिगेटेड इंडिया, भारत को बाध्य किया। किस चीज के लिए बाध्य किया? टू परचेज पल्सेस, दालें खरीदने के लिए, फ्रॉम अमेरिकन सप्लायर्स, अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से। बहुत अच्छे। तो इस पूरे हिस्से का मतलब हुआ, तो जब अमेरिका ने कहा कि भारत के साथ उसके व्यापार समझौते ने भारत को अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से दालें खरीदने के लिए बाध्य किया। और इसका टेंस क्या होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आप देख सकती हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, सेड और ऑब्लिगेटेड। हाँ, अच्छा, हाँ, से का सेड और ऑब्लिगेट का ऑब्लिगेटेड। जी, और दैट यहाँ एक कंजंक्शन है जो दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा भाग, इट इम्प्लाइड that the government had agreed to committing imports against farmers' interests. यहाँ इट इम्प्लाइड का मतलब है, इसका मतलब था कि द गवर्नमेंट यानी सरकार हैड अग्रीड मतलब सहमत हो गई थी टू कमिटिंग इम्पोर्ट्स, आयात करने के लिए, अगेंस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट्स, किसानों के हितों के खिलाफ। बिल्कुल, तो मतलब बना, तो इसका मतलब ये था कि सरकार किसानों के हितों के खिलाफ आयात करने के लिए सहमत हो गई थी। इसमें हैड अग्रीड कौन सा टेंस है? ये अग्रीड से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल। इम्प्लाइड तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन हैड अग्रीड पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये दिखाता है कि सहमत होने का काम इम्प्लाई करने से भी पहले हो चुका था। अच्छा, मतलब एक काम दूसरे से पहले हुआ। जी, चलिए अब इस वाक्य का बिल्कुल आखिरी हिस्सा देखते हैं। A politically fraught stance in India since the 2020-21 farm laws, and which might see a revival now. ये हिस्सा पिछले भाग को और समझा रहा है। A politically fraught stance का मतलब है एक राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण स्थिति। Fraught मतलब तनावपूर्ण। हाँ, since मतलब के बाद से, the 2020-21 farm law protests यानी 2020-21 के किसान कानून विरोध। और आगे है and which might see a revival now. Which might see मतलब जिसमें देखा जा सकता है, a revival मतलब एक पुनरुत्थान, और now मतलब अब। तो इसका पूरा मतलब हुआ, यह भारत में 2020-21 के किसान कानून विरोधों के बाद से एक राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण स्थिति है और जिसमें अब एक पुनरुत्थान देखा जा सकता है। एकदम सही। और इसमें जो शब्द माइट है वो एक मॉडल वर्ब है जो संभावना यानी पॉसिबिलिटी दिखाता है। पक्का नहीं है पर हो सकता है। ठीक है, अब ये बड़ा वाक्य भी समझ आ गया। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। India's pulse output has hovered around 2.5 crore tons in recent years, while demand is estimated to be 3 crore tons. Imports fill the gap. ये वाक्य आंकड़े बता रहा है। India's pulse output मतलब भारत का दालों का उत्पादन। Has hovered around. Hovered का क्या मतलब है? Hovered का मतलब है मंडरा रहा है या आसपास रहा है। मतलब ठीक उतना नहीं पर लगभग उतना। अच्छा, तो लगभग 2.5 करोड़ टन इन रीसेंट ईयर्स यानी हाल के वर्षों में। जी, while demand is estimated, while का मतलब है जबकि, demand is estimated मतलब मांग का अनुमान है। मांग का अनुमान है to be 3 करोड़ टन्स, 3 करोड़ टन होने का। और आखिरी हिस्सा imports fill the gap, imports मतलब आयात, fill the gap मतलब कमी को पूरा करते हैं। तो पूरा मतलब हुआ, हाल के वर्षों में भारत का दाल उत्पादन लगभग 2.5 करोड़ टन रहा है, जबकि मांग का अनुमान 3 करोड़ टन है।
आयात इस कमी को पूरा करते हैं। बिल्कुल। अब ग्रामर की बात करें तो हैज हॉवर्ड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये दिखाता है कि ये स्थिति अतीत में शुरू हुई और इसका असर अभी भी है। और इज एस्टिमेटेड पैसिव वॉइस में है, मतलब मांग खुद अनुमान नहीं लगाती, उसका अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, और फिल द गैप? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट इंपोर्ट्स बहुवचन है, इसलिए वर्ब फिल अपने फर्स्ट फॉर्म में है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला वाक्य, pulses account for roughly a quarter of non-cereal protein intake and support 5 crore farmers and their families. पल्सेस मतलब दालें, अकाउंट फॉर एक अच्छा फ्रेज है। इसका मतलब है हिस्सा होना या कारण होना। हिस्सा होना। रफली मतलब मोटे तौर पर या लगभग। जी, अ क्वार्टर यानी एक चौथाई। एक चौथाई ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन इनटेक। नॉन सीरियल मतलब गैर अनाज। हाँ, और प्रोटीन इनटेक मतलब प्रोटीन की खपत। हाँ, और फिर एंड सपोर्ट 5 करोड़ फार्मर्स। एंड मतलब और, सपोर्ट मतलब समर्थन करते हैं या सहारा देते हैं 5 करोड़ किसानों और देयर फैमिलीज, उनके परिवारों को। तो मतलब हुआ दालें गैर अनाज प्रोटीन की खपत का लगभग एक चौथाई हिस्सा है और 5 करोड़ किसानों और उनके परिवारों को सहारा देती हैं। बिल्कुल। ये वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सब्जेक्ट है पल्सेस जो बहुवचन है, और वर्ब्स हैं अकाउंट फॉर और सपोर्ट, दोनों ही अपने फर्स्ट फॉर्म में हैं क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। ठीक है। अब अगला वाक्य, In the absence of a reliable MSP regime as for rice and wheat, however, farmers face organized neglect due to weak procurement mechanisms, the risks of rain-fed cultivation and yields lower than international competitors. ये भी थोड़ा लंबा है, शुरू करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ से इसका मतलब है कि अनुपस्थिति में। A reliable MSP regime. रिलायबल मतलब विश्वसनीय। जी। एमएसपी रिजीम मतलब एमएसपी व्यवस्था। एज फॉर राइस एंड व्हीट, जैसा कि चावल और गेहूं के लिए है। और बीच में however है जिसका मतलब है हालांकि। सही। फार्मर्स फेस ऑर्गेनाइज्ड निग्लेक्ट, किसान सामना करते हैं ऑर्गेनाइज्ड निग्लेक्ट मतलब संगठित उपेक्षा। ड्यू टू मतलब के कारण। हाँ। कारण क्या है? वीक प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म्स यानी कमजोर खरीद तंत्र। और The risks of rain-fed cultivation. वर्षा आधारित खेती के जोखिम। और आखिरी कारण है yields lower than international competitors, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों से कम पैदावार। तो पूरा मतलब बना, हालांकि चावल और गेहूं की तरह एक विश्वसनीय एमएसपी व्यवस्था की अनुपस्थिति में किसान कमजोर खरीद तंत्र, वर्षा आधारित खेती के जोखिमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के तुलना में कम पैदावार के कारण संगठित उपेक्षा का सामना करते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ सब्जेक्ट है फार्मर्स जो बहुवचन है और वर्ब है फेस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और ड्यू टू क्या है? ड्यू टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो वजह या कारण बताता है। समझ गई। अगला वाक्य देखते हैं। इन 2019-24 government procurement under the price support scheme fluctuated between 2.9% and 12.4% of production. In 2019-24 मतलब 2019 से 24 में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम, मूल्य समर्थन योजना के तहत। जी, फ्लक्चुएटेड ये एक अहम शब्द है। इसका मतलब है उतार चढ़ाव आया या घटता बढ़ता रहा। अच्छा, फ्लक्चुएटेड बिटवीन मतलब के बीच और ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन का। तो पूरा मतलब हुआ 2019-24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकारी खरीद उत्पादन के 2.9% और 12.4% के बीच घटती बढ़ती रही। और इसका टेंस फ्लक्चुएटेड में ईडी लगा है। आपने सही पकड़ा, ये सिंपल पास्ट टेंस है। वर्ब फ्लक्चुएट का सेकंड फॉर्म फ्लक्चुएटेड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अब 8वां वाक्य, Many states also have inadequate procurement centers, forcing farmers to sell to private traders, regardless of the official MSP. Many states मतलब कई राज्य, also have मतलब उनके पास भी हैं। क्या है उनके पास? Inadequate procurement centers. Inadequate मतलब अपर्याप्त। जी, अपर्याप्त खरीद केंद्र। फिर है forcing farmers to sell, किसानों को बेचने के लिए मजबूर करते हुए। हाँ, तो प्राइवेट ट्रेडर्स मतलब निजी व्यापारियों को,
रिगार्डलेस ऑफ मतलब के बावजूद, और द ऑफिशियल एमएसपी मतलब आधिकारिक एमएसपी। तो पूरा मतलब बना, कई राज्यों में अपर्याप्त खरीद केंद्र भी हैं जो किसानों को आधिकारिक एमएसपी के बावजूद निजी व्यापारियों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर करते हैं। एकदम सही। इसका ग्रामर भी दिलचस्प है। पहला हिस्सा मेनी स्टेट्स हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और फोर्सिंग क्या है? फोर्सिंग यहाँ एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बता रहा है कि अपर्याप्त केंद्रों का परिणाम क्या होता है। वो किसानों को मजबूर करते हैं। अच्छा, तो ये परिणाम दिखा रहा है। जी। चलिए, अब इस चर्चा के आखिरी वाक्य पर आते हैं। एज अ रिजल्ट, फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू अंडर इन्वेस्ट इन पल्सेस, लीडिंग टू अ विशियस साइकिल। एज अ रिजल्ट का मतलब है परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप, फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज्ड। ये इंसेंटिवाइज्ड क्या है? इंसेंटिवाइज का मतलब है प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। टू अंडर इन्वेस्ट इन पल्सेस। अंडर इन्वेस्ट मतलब कम निवेश करना दालों में। सही। और आखिरी हिस्सा है लीडिंग टू अ विशियस साइकिल। लीडिंग टू मतलब जिसके कारण होता है, और अ विशियस साइकिल मतलब एक दुष्चक्र। एक दुष्चक्र। तो मतलब हुआ, परिणाम स्वरूप किसानों को दालों में कम निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ ग्रामर में ध्यान देने वाली बात है आर इंसेंटिवाइज्ड। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस। हाँ, इसका मतलब है किसान खुद प्रोत्साहित नहीं होते, बल्कि उन्हें किसी और चीज यानी पूरी व्यवस्था द्वारा ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, और लीडिंग टू? ये भी फोर्सिंग की तरह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि परिणाम बता रहा है। तो इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड एम्बिशियस इनिशिएटिव्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक एक करके हर शब्द का मतलब समझते हैं। पहला शब्द इंडिया। इंडिया यानी भारत। सही। अगला शब्द रिसेंटली। रिसेंटली, इसका मतलब है हाल ही में। बहुत अच्छे। फिर है अनाउंस्ड। अनाउंस्ड, ये अनाउंस का पास्ट टेंस है। इसका मतलब हुआ घोषणा की। एकदम सही, ये क्रिया का दूसरा रूप है। अगला शब्द है एम्बिशियस। एम्बिशियस, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी। जी, महत्वाकांक्षी मतलब बहुत बड़े लक्ष्य वाला। अच्छा। और इनिशिएटिव्स? इनिशिएटिव्स का मतलब है पहल, कोई नई शुरुआत। ठीक है, पहल। फिर है टू सॉल्व। टू सॉल्व यानी हल करने के लिए। और आखिरी हिस्सा दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम का मतलब हुआ इस समस्या। बहुत बढ़िया। तो अब इस पूरे टुकड़े का सरल हिंदी अनुवाद क्या बना? भारत ने हाल ही में इस समस्या को हल करने के लिए महत्वाकांक्षी पहलों की घोषणा की। ठीक है, अब इसका थोड़ा व्याकरण मतलब ग्रामर भी देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कर्ता कौन है? करता है इंडिया। बिल्कुल। और वर्ब यानी क्रिया? क्रिया है अनाउंस्ड। जी, और ये पास्ट सिंपल टेंस में है क्योंकि ये क्रिया का दूसरा रूप है ना? हाँ, बिल्कुल। और एम्बिशियस एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है जो इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहा है। शाबाश। और टू सॉल्व एक इन्फिनिटिव है जो उद्देश्य बता रहा है। समझ आ गया। अब वाक्य का अगला हिस्सा देखते हैं। अगला हिस्सा है एन एग्जाम्पल बीइंग द अक्टूबर 2025 सेल्फ सफिशिएंसी मिशन। ठीक है, पहला शब्द एन। एन का मतलब एक, ये एक आर्टिकल है। और एग्जाम्पल? एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। बीइंग, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? बीइंग का मतलब है होते हुए। ये एग्जाम्पल के बारे में और जानकारी दे रहा है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा। और आगे द अक्टूबर 2025 सेल्फ सफिशिएंसी मिशन। जी, इसका मतलब है अक्टूबर 2025 आत्मनिर्भरता मिशन। तो इस पूरे हिस्से का हिंदी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जिसका एक उदाहरण अक्टूबर 2025 आत्मनिर्भरता मिशन है। ठीक है, अब वाक्य का तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा है विद 11,440 करोड़ आउटले। चलिए इसके शब्द देखते हैं। विद मतलब के साथ। ये एक प्रेपोजिशन यानी पूर्व सर्ग है। और 11,440 करोड़ आउटले। इसमें अ का मतलब एक है और आउटले का मतलब होता है परिव्यय या कुल खर्च। तो 11,440 करोड़ का परिव्यय। जी, तो पूरे हिस्से का अनुवाद हुआ 11,440 करोड़ के परिव्यय के साथ। बिल्कुल सही। अब वाक्य का आखिरी और सबसे लंबा हिस्सा। हाँ, आखिरी हिस्सा है टारगेटिंग 310 lakh hectares of cultivation and 350 lakh tons of production by 2030-31। ठीक है, पहला शब्द टारगेटिंग। टारगेटिंग मतलब लक्ष्य रखते हुए, ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा,
फिर है 310 लाख हेक्टेयर्स ऑफ कल्टीवेशन, इसका मतलब है 310 लाख हेक्टेयर खेती का। और फिर है एंड मतलब और, ये कंजंक्शन यानी संयोजक है जो दो चीजों को जोड़ रहा है। और दूसरी चीज है 350 लाख टन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी 350 लाख टन उत्पादन। और आखिर में बाय 2030-31। बाई का मतलब है तक, ये समय सीमा बता रहा है, तो 2030-31 तक। तो इस पूरे हिस्से का हिंदी अनुवाद क्या होगा? जिसका लक्ष्य 2030-31 तक 310 लाख हेक्टेयर खेती और 350 लाख टन उत्पादन करना है। बहुत अच्छे। तो पहला वाक्य हमने पूरा समझ लिया। जी, अब हम दूसरे वाक्य पर चल सकते हैं। दूसरा वाक्य है But farmers remain skeptical since older promises have yet to materialize. ठीक है, पहला शब्द बट। But यानी लेकिन, ये कंजंक्शन है। सही। अगला शब्द फार्मर्स, Farmers मतलब किसान, और रिमेट। remain मतलब रहते हैं, जी, और skeptical स्केप्टिकल ये शब्द हमने पहले भी सुना है। इसका मतलब है संशय में या शंकालु। बिल्कुल। फिर आता है since यहाँ इसका मतलब है क्योंकि। ये भी एक कंजंक्शन है जो कारण बता रहा है। बहुत अच्छे। ओल्डर प्रोमिसेस, older मतलब पुराने, और promises मतलब वादे, तो पुराने वादे। और वाक्य का आखिरी हिस्सा हैव येट टू मटीरियलाइज। इसका क्या मतलब है? मटीरियलाइज का मतलब होता है साकार होना या पूरा होना, और हैव येट टू का मतलब है अभी तक नहीं हुए हैं। अच्छा, तो have yet to materialize मतलब अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जी, तो अब पूरे वाक्य का सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा? लेकिन किसान संशय में है क्योंकि पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। एकदम सही। अब इसका ग्रामर देखते हैं। पहले हिस्से में सब्जेक्ट है फार्मर्स और वर्ब है रिमेन। ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बिल्कुल। और दूसरे हिस्से में सिंस के बाद सब्जेक्ट है ओल्डर प्रोमिसेस और वर्ब फ्रेज है हैव येट टू मटीरियलाइज। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इसका मतलब नकारात्मक यानी नेगेटिव है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही समझा। चलिए अब तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा लंबा है। जी, तो इसे भी हम हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला हिस्सा है ऑल दिस इज वाई द इनिशियल अपैरेंट इंक्लूजन ऑफ पल्सेस इन द यूएस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, शुरू से देखते हैं। ऑल दिस यानी ये सब, इज वाई मतलब यही कारण है या इसीलिए। द इनिशियल अपैरेंट इंक्लूजन, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक एक करके देखते हैं। इनिशियल मतलब शुरुआती। ठीक है। अपैरेंट अपैरेंट मतलब प्रतीत होने वाला, जो ऊपर से दिखे। और इंक्लूजन इंक्लूजन मतलब समावेश, किसी चीज को शामिल करना। तो द इनिशियल अपैरेंट इंक्लूजन का मतलब हुआ शुरुआती प्रतीत होने वाला समावेश। बहुत अच्छे। फिर है ऑफ पल्सेस, यानी दालों का, और इन द यूएस डॉक्यूमेंट्स, अमेरिकी दस्तावेजों में। बिल्कुल। तो इस पूरे पहले हिस्से का अनुवाद क्या बना? यही कारण है कि अमेरिकी दस्तावेजों में दालों का शुरुआती प्रतीत होने वाला समावेश। बहुत बढ़िया। अब दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा है डिस्क्राइबिंग व्हाट इंडिया वुड ओपन टू अमेरिकन एग्री इंपोर्ट्स। इसमें पहला शब्द है डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करते हुए। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जानकारी दे रहा है। ठीक है। व्हाट इंडिया वुड ओपन, इसका मतलब है कि भारत क्या खोलेगा। यहाँ वुड एक मॉडल वर्ब है जो भविष्य की संभावना बता रहा है। और टू अमेरिकन एग्री इंपोर्ट्स, अमेरिकी कृषि आयात के लिए। एग्री इंपोर्ट्स मतलब कृषि से जुड़ा आयात। तो इस हिस्से का अनुवाद हुआ जिसमें यह बताया गया था कि भारत अमेरिकी कृषि आयात के लिए क्या खोलेगा। एकदम सही। अब वाक्य का आखिरी हिस्सा, हिट अ रॉ नर्व अमंग इंडियाज फार्मर्स। इसमें एक मुहावरा है, हिट अ रॉ नर्व। हाँ, इसका मतलब होता है दुखती रग छेड़ देना या बहुत परेशान कर देना। बिल्कुल। और अमंग मतलब के बीच, ये दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सही। और इंडियाज फार्मर्स मतलब भारत के किसान तो अनुवाद क्या हुआ? ने भारत के किसानों की दुखती रग छेड़ दी। बहुत अच्छे। अब इस पूरे वाक्य का टेंस क्या है? इसका मुख्य वर्ब क्या है? मुख्य सब्जेक्ट है द इनिशियल अपैरेंट इंक्लूजन और वर्ब है हिट। हिट का दूसरा रूप भी हिट ही होता है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पकड़ा। अब अगला चौथा वाक्य। चौथा वाक्य है, ओपनिंग द मार्केट टू यूएस पल्सेस वुड फर्दर डिप्रेस डोमेस्टिक प्राइसेस
and directly contradict the government's new mission. ठीक है। इसका पहला शब्द है ओपनिंग। यहाँ ओपनिंग एक जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा है। यह वाक्य के सब्जेक्ट या कर्ता का काम कर रहा है। इसका मतलब है खोलना। अच्छा, द मार्केट टू यूएस पल्सेस यानी अमेरिकी दालों के लिए बाजार। वुड फर्दर डिप्रेस। वुड यहाँ एक संभावित परिणाम बता रहा है। फर्दर मतलब और भी, और डिप्रेस मतलब कम करना। तो और भी कम करेगा। डोमेस्टिक प्राइसेस, घरेलू कीमतें। ठीक है, फिर एंड के बाद है डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट। डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर, और कॉन्ट्रडिक्ट मतलब खंडन करना, ये उल्टा होना। और आखिर में द गवर्नमेंट्स न्यू मिशन, सरकार के नए मिशन का। तो इस पूरे वाक्य का सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा? अमेरिकी दालों के लिए बाजार खोलने से घरेलू कीमतें और कम होंगी, और यह सरकार के नए मिशन का सीधे तौर पर खंडन करेगा। और इसमें डिप्रेस और कॉन्ट्रडिक्ट जी, दोनों क्रियाएं वुड से जुड़ी हुई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों संभावित परिणाम हैं। ठीक है, अब पांचवा वाक्य। ये बहुत लंबा है। हाँ, तो इसे भी ध्यान से टुकड़ों में करेंगे। पहला हिस्सा है ब्रेकिंग दिस साइकिल would require more than removing objectionable words from an agreement. ब्रेकिंग दिस साइकिल। यहाँ भी ब्रेकिंग एक जेरेंड है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब इस चक्र को तोड़ना। वुड रिक्वायर मतलब आवश्यकता होगी, मोर देन। से अधिक। रिमूविंग ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स। रिमूविंग भी एक जेरेंड है, मतलब हटाने से। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब है आपत्तिजनक, और वर्ड्स मतलब शब्द। और फ्रॉम एन एग्रीमेंट, एक समझौते से। तो इस पहले हिस्से का अनुवाद हुआ, इस चक्र को तोड़ने के लिए एक समझौते से आपत्तिजनक शब्दों को हटाने से कहीं ज्यादा की आवश्यकता होगी। एकदम सही। अब वाक्य का अगला हिस्सा देखते हैं, जिसमें एक सूची है। सूची शुरू होती है इंक्लूडिंग से। जी, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है। इसके बाद जो भी शब्द हैं वो सब जेरेंड्स हैं। एड्रेसिंग, प्रोवाइडिंग, इन्वेस्टिंग, क्रिएटिंग। अच्छा, तो पहला है एड्रेसिंग द प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। एड्रेसिंग मतलब समाधान करना, और प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का मतलब है खरीद के बुनियादी ढांचे की कमी। ठीक है। दूसरा, प्रोवाइडिंग जेन्युइन एमएसपी गारंटीज। प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करना, जेन्युइन मतलब वास्तविक, तो वास्तविक एमएसपी गारंटी प्रदान करना। तीसरा, इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स फॉर रेनफेड एरियाज वेयर पल्सेस आर ग्रोन। इन्वेस्टिंग मतलब निवेश करना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स मतलब उत्पादकता सुधार, रेनफेड एरियाज मतलब वर्षा संचित क्षेत्र, वेयर मतलब जहां, और पल्सेस आर ग्रोन मतलब दालें उगाई जाती हैं। पल्सेस आर ग्रोन ये पैसिव वॉइस में है। हाँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब है दालें किसी के द्वारा उगाई जाती हैं। और सूची का आखिरी हिस्सा, एंड क्रिएटिंग मार्केट सिस्टम्स दैट एक्सप्लिसिटली रिवॉर्ड फार्मर्स हु चूज टू कल्टिवेट पल्सेस। क्रिएटिंग मतलब बनाना, मार्केट सिस्टम्स मतलब बाजार प्रणालियां, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से, रिवॉर्ड मतलब पुरस्कृत करना, हु भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और चूज टू कल्टिवेट पल्सेस मतलब दालों की खेती करना चुनते हैं। बाप रे, इसमें तो बहुत कुछ है। हाँ, तो इस पूरी सूची का सरल अनुवाद क्या होगा? जिसमें खरीद के बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना, वास्तविक एमएसपी गारंटी प्रदान करना, उन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता सुधार में निवेश करना जहां दालें उगाई जाती हैं, और ऐसी बाजार प्रणालियां बनाना शामिल है जो दालों की खेती करने वाले किसानों को स्पष्ट रूप से पुरस्कृत करती हैं। बहुत अच्छे, आपने इतने लंबे हिस्से को बिल्कुल सही समझा। धन्यवाद। अब हम आखिरी वाक्य पर आते हैं। जी, हमारा छठा और आखिरी वाक्य, इसका भी पहला हिस्सा देखते हैं। Until such structural reforms materialize, however, pulse farmers will continue to occupy a precarious position in India's agricultural economy. ठीक है। Until मतलब जब तक, जी, ये एक शर्त बता रहा है। such structural reforms materialize। सच मतलब ऐसे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब संरचनात्मक सुधार, और मटीरियलाइज मतलब साकार होते हैं। और however मतलब हालांकि। pulse farmers will continue to occupy। पल्स फार्मर्स मतलब दाल किसान, विल कंटिन्यू फ्यूचर टेंस है मतलब जारी रखेंगे, टू ऑक्यूपाई मतलब बनाए रखना, और a precarious position प्रिकेरियस मतलब अनिश्चित या खतरनाक, तो एक अनिश्चित स्थिति in India's agricultural economy। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में। तो इस पहले हिस्से का अनुवाद हुआ,
हालांकि जब तक ऐसे संरचनात्मक सुधार साकार नहीं हो जाते, दाल किसान भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चित स्थिति में बने रहेंगे। बिल्कुल। अब दूसरा हिस्सा, एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स टू मीट इट्स डिमांड। एंड मतलब और इंडिया विल कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मतलब भारत निर्भर बना रहेगा। जी, इंपोर्ट्स मतलब आयात पर, टू मीट इट्स डिमांड मतलब अपनी मांग को पूरा करने के लिए। तो और भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर बना रहेगा। सही। अब आखिरी हिस्सा, perpetuating both food security vulnerabilities and political sensitivity around any trade agreement that appears to favor foreign producers. परपेचुएटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब है बनाए रखते हुए। Both dash. एंड ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, मतलब दोनों और। पहली चीज है फूड सिक्योरिटी vulnerabilities खाद्य सुरक्षा की कमजोरियां, और दूसरी चीज political sensitivity राजनीतिक संवेदनशीलता around any trade agreement किसी भी व्यापार समझौते के इर्द गिर्द। that appears to favor foreign producers. दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब है जो विदेशी उत्पादकों का पक्ष लेता प्रतीत होता है। तो इस आखिरी लंबे हिस्से का अनुवाद क्या होगा? जिससे खाद्य सुरक्षा की कमजोरियों और किसी भी ऐसे व्यापार समझौते के प्रति राजनीतिक संवेदनशीलता जो विदेशी उत्पादकों का पक्ष लेता प्रतीत होता है, दोनों ही बनी रहेंगी। बहुत अच्छे। तो आज हमने ये 6 वाक्य पूरे विस्तार से समझे। जी, शब्दवार और व्याकरण के साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।